हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू डी एजुकेट ऑल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ 6 जून के करंट अफेयर लेके। कृपया वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट मालूम पड़ेंगे जो आपसे देश विदेश के रिलेटेड हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए आते हैं अपने करंट सेशंस की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य ने 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। तो दोस्तों, अभी इस राज्य ने क्या है, 2023 तक जितने भी उसके अंदर गांव हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सभी में घरों में जो पीने का पेयजल पद है वो पहुंचाने के लिए कनेक्शंस लगाने की योजना बनाई है। और इसका टारगेट 2023 तक फिनिश करने का है। तो दोस्तों, ऐसा करने वाला कौन सा है? इसके 4 ऑप्शन है, ABCD। तो अपना जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने ऐसा किया है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, थोड़ा जानते हैं अरुणाचल। अब दोस्तों, बात है अरुणाचल प्रदेश की। थोड़ा अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल वो है ईटानगर। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वो है पेमा खांडू। और यहाँ के जो गवर्नर वो है BD मिश्रा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों 60। और यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें 1 और विधानसभा सीटें हैं 60। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे टोटल 13। अब दोस्तों बात है, और इसका फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों, ये राज्य कब बना था? ये 20 फरवरी 1987 को ये राज्य बना था। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की। तो अभी इन्होंने कुछ जो लेटेस्ट है, अभी कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ इन्होंने जो भी ऐप्स या कोई इनिशिएटिव जो भी लॉन्च की उसके बारे में बताया। एक इन्होंने किया था बी बड़ी ऐप्स। ये किसके लिए था दोस्तों? ये कोरोना से फाइट के लिए था। अर्थात कोरोना से जो भी जिस तरह से ये फाइट करते हैं, जिस तरह से उसके बारे में पूरी डिटेल है, किस तरह से कोरोना से बचा जा सकता है, उसके बारे में इस ऐप्स में पूरी डिटेल मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये था मी बड़ी ऐप्स। और दोस्तों, यहाँ पे कुछ जो यहाँ के फेमस पार्क नेशनल पार्क है उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। एक है यहाँ पे पक्के टाइगर रिजर्व, एक है नामदाफा नेशनल पार्क, एक है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। यहाँ पे फेस्टिवल बनाया जाता है। एक दोस्तों, ये हॉर्नबिल फेस्टिवल अलग होता है और एक पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये दोनों अलग होता है। और यहाँ पे एक आता है डेम्बोजी ब्रिज। ये किसने बनाया दोस्तों? ये दोस्तों बनाया था BRO ने। BRO है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में PM स्वनिधि योजना का शुभारंभ किसने किया है? एक्चुअली दोस्तों, ये PM स्वनिधि योजना ये किस चीज़ के लिए होती है? एक्चुअली दोस्तों, ये है अपनी जो लोग हैं, एक्चुअली जो दोस्तों कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी सबसे ज़्यादा मार में बंदा आए हैं, मतलब जिनको इसकी जो सबसे ज़्यादा मार पड़ी है या सबसे ज़्यादा बेरोजगार वो हैं रेडी मजदूरी वाले, जो डेली वेजेस वाले बंदे थे। एक्चुअली जो ऑफिस वाले हैं या कंपनी वाले हैं, कंपनी उन्हें या तो हाफ पे कर रही है या थोड़ा बहुत तो पे एटलीस्ट कर ही रही है। लेकिन जो डेली वेजेस वाले हैं, जो डेली बेचारे अपनी रेडी लगाते थे या कहीं पर छोटी मोटी दुकान थी या ठेला लगाते थे, तो उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत हुई है कोरोना वायरस में। उनके भूखे मरने के बेचारे के लाले आ गए हैं। तो उन्हीं को देखते हुए भी यह है इसका ये PM स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया है। इसमें क्या है, इसमें जो रेडी वाले हैं उनको क्या है, को लोन दिया जाएगा जिससे वो अपना धंधा दोबारा से स्टार्ट कर सके। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, ये इसका शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है दोस्तों अपने ऑप्शन सी। इसका राइट ऑप्शन है सी, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी कौन है दोस्तों? ये अपने शहरी एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के मामलों के मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ जो राजनाथ सिंह है, जो राजनाथ सिंह है वो है अपने कौन से हैं? वो अपने डिफेंस मिनिस्टर हैं। निर्मला सीतारमण, ये अपनी कौन है? ये अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है। और डी जो ऑप्शन है पीयूष गोयल, ये कौन है? अपने रेल मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, 4 ऑप्शन अपने पास A, B, C और D। ठीक है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों अपना ऑप्शन A, हिमाचल प्रदेश। ऐसा हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी जस्ट किया है। ठीक है, तो उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया स्किल रजिस्टर। एक्चुअली स्किल रजिस्टर क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम आपको डिस्कस डिटेल से बताते हैं।
एक्चुअली स्किल रजिस्टर ये एक तरह का रजिस्टर है। इसमें क्या है, जो भी प्रवासी मजदूर उसके पास से यहाँ से, अर्थात जो भी यहाँ के जो मजदूर थे कहीं दूसरी स्टेट में काम कर रहे थे, अब कोरोना के कारण जो मजदूर वहाँ पे वापस आ गए हैं, तो क्या है उनके उसके अंदर जो जो एबिलिटी है, जो उनके अंदर स्किल है, क्वालिफिकेशंस हैं, उसको वहाँ पे रजिस्टर के हिसाब से मेंटेन कर रखा है। और फिर उनको क्या करेंगे, उसी के हिसाब से उनकी क्वालिफिकेशन उसके स्किल के हिसाब से उनको वो रोज़गार प्रोवाइड करेंगे। अगर जैसे कोई ग्रेजुएट है तो उसको उससे पढ़ा लिखा कोई काम देंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है, अगर कोई जैसे कि दिहाड़ी मजदूरी वाला आदमी है, कोई लेबर टाइप का है, तो उसको लेबर टाइप का काम मिलेगा। तो मतलब उनकी क्वालिफिकेशन उसकी स्किल के हिसाब से उनको काम देने के लिए यह स्किल रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इससे जो जैसा है उसके हिसाब से उसको काम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और ये किया है हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो अब आते हैं हमारा हिमाचल पे। हिमाचल की राजधानी क्या है दोस्तों, ये है शिमला। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वो है जयराम ठाकुर। यहाँ के जो गवर्नर है वो है बंडारू दत्ता रॉय। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे टोटल जो लोकसभा सीटें हैं वो है 4, राज्यसभा सीटें हैं 3 और विधानसभा सीटें हैं 68। ठीक है दोस्तों, अब बात है दोस्तों यहाँ की। अभी कुछ टाइम पहले ही क्या था, यहाँ पे अभी इन गवर्नमेंट ने एक ऐप्स भी लॉन्च की थी। यह है कोरोना मुक्त हिमाचल ऐप्स। इसमें क्या था कि जो भी कोरोना से रिलेटेड जो भी कोई रोगी है या उसकी जिससे रिलेटेड जो भी कोई डिटेल है वो इस ऐप्स में मिल सकती थी। यहाँ पे दोस्तों टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 13। ठीक है सर, और एक इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही एक और ऐप्स लॉन्च की थी, जो है स्किल, ये था रोजगार योजना। हिमाचल राज्य रोजगार योजना थी। इसके थ्रू क्या था कि लोगों को रोजगार, जो मनरेगा के थ्रू उनको कुछ रोजगार दिया जाता था ताकि वह अपनी थोड़ी सी आजीविका कमा सके। ये था पीएम शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर उनको क्या था कि कुछ 62 या 63 दिन कुछ ऐसा समथिंग था, 2 महीने या 3 महीने ये नरेगा के तहत उनको काम प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों द ग्रेट हिमालयंस काफ़ी फेमस है। पिंक वैली भी यहाँ फेमस है। और यहाँ पे शांत घाटी, नहीं सॉरी दोस्तों, फूलों की घाटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। और खिरगंगा नेशनल पार्क भी बहुत फेमस है यहाँ का। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। हाल ही में ट्विटर ने किस कंपनी के पूर्व सीएफओ को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है? सबसे पहले दोस्तों ये जो सीएफओ, इसका फुल फॉर्म क्या बनती है? इसका बनती है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। एक होता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, तो ये अलग अलग होते हैं। ये सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी उनके किसको बनाया है? तो दोस्तों विजन को बनाया है, उनका नाम है पैट्रिक पैचेनी। ठीक है दोस्तों, और ये पहले क्या थे, ये गूगल के थे सीईओ, सीएफओ थे। अब इन्होंने ये गूगल के जो पूर्व सीएफओ रह चुके, तो अभी ये ट्विटर के बन गए। अब दोस्तों बात ट्विटर की, तो ट्विटर की स्थापना कब हुई? तो 2006 के अंदर। और एक सीईओ कौन थे? जैक टोरिस। ठीक है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर है कैलिफोर्निया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस देश की जियोनिल जियोमिल मैरियर बिना हाथों के कार चलाने वाली दुनिया की, मतलब एशिया की पहली महिला बनी है? तो दोस्तों ये एशिया की पहली ऐसी महिला है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं। ये क्या करती है? पैरों से ड्राइविंग करती है। मतलब एक पैर से हैंडल को देखती है और दूसरे पैर से वो गियर लगाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब दोनों पैर से ही सारी चीज़ें करती है, उसके हाथ नहीं है। और ऐसा करने वाली है एशिया की पहली महिला बनी है। और ये कहाँ की है? ये है दोस्तों अपने इंडिया की। और इंडिया में कहाँ से है? ये है केरला स्टेट से बिलोंग रखती है। और दोस्तों इसको अभी जो ड्राइविंग अथॉरिटी है उन्होंने इसको लाइसेंस भी दे दिया है। उन्होंने उसका पूरी तरह से टेस्ट लिया था जिसमें वो पास हो चुकी है और उसको वो ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलने वाला है। ये ऐसी पहली है जिसको बगैर हाथ होते हुए भी ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना दोस्तों। यहाँ लोगों के दोनों हाथ होते हुए भी ठीक से ड्राइविंग नहीं कर पाते
और ये बगैर हाथे की भी अच्छी सी ड्राइविंग कर रही हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी, 5 जून। 5 जून को दोस्तों ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये किस लिए मनाया जाता है? एक्चुअली यह लोगों को प्रोत्साहन, एक्चुअली लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए यह मनाया जाता है। और ये यूएन द्वारा मनाया जाता है। यूएन का तो आपको दोस्तों पता ही, यूएन का है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशंस का स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 24 दिसंबर 1900 या अपने 1945 में। और इसी दिन ही 24 अक्टूबर को ही अपना यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है। और ये दोस्तों इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। और न्यूयॉर्क कहाँ है दोस्तों? ये है ये अपना यूएसए में। ठीक है दोस्तों। और इसमें टोटल मेंबर ऑफ कंट्री हैं 193 टोटल यूएनए की मेंबर ऑफ कंट्रीज हैं। और दोस्तों इसके जो ये 24 अक्टूबर को अपना मनाया जाता है। और इसके जो हेड ऑफ है वो है एंटिनो गुटेरस। ठीक है दोस्तों। और जो इसका 193वां सदस्य है वो था दक्षिणी सूडान। ठीक है दोस्तों। ये हो गया अपना यूएनए के बारे में, जिसके द्वारा ये मनाया जाता है। और दोस्तों एक्चुअली आपको पता ही है, अभी आदमी ने जो प्रकृति है, प्रकृति के साथ बिल्कुल भी तालमेल बैठा के नहीं चल रहा है। लगातार वो प्रकृति का दोहन करता चला आ रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि पर्यावरण में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब आप देखते हो हर दिन कभी कोई साइक्लोन आ रहा है, कभी कोई, अभी कुछ टाइम पहले अपनी इम्फान आया था, अभी एक साइक्लोन और आ रहा, मतलब अभी 3 जून को जो महाराष्ट्र के नरगिम करके एक जो और था, अभी वो भी आया है। उससे पहले भी बुलबुल आया था, उससे पहले फानी आया था। तो इस तरह के एक्चुअली ये जो चीज़ें होती हैं, ये क्या है कि आदमी जब प्रकृति के मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप करने लग जाता है तो प्रकृति फिर उसे अपना रुद्र रूप भी दिखाती है। तो इसलिए आदमी को क्या है, इन्वायरमेंट के हिसाब से चलना चाहिए। एक्चुअली ये इन्वायरमेंट डे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोग इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक हो, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए, इन्वायरमेंट को बनाए, जो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को, कार्बन जो गैसें हैं उनको कम करे, जितना हो सके उतना प्रदूषण कम करे, साइकिल का यूज करे, मतलब जिस तरह भी जो जो प्रदूषण की चीज़ें हैं उनको ना करे। जैसे प्रदूषण भी हमारे कई टाइप के होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। तो ठीक है, तो इस तरह की दोस्तों उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह यूएन द्वारा मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी दोस्तों? टाइम्स फॉर नेचर। एक्चुअली हमें क्या है दोस्तों, जो भी हमें नेचर देता है उन्हें हमें अच्छे से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि नेचर हमें देता है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। लेकिन आजकल क्या है, लोग मतलब विज्ञान इतना ज़्यादा विकसित हो चुका है कि वो प्रकृति को कुछ मानता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये पूरे इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी दोस्तों? इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो थी 5 जून 1974 से। और 1974 को पहली बार मनाया था। और उस दिन के बाद यह पूरे विश्व में हर साल 5 जून को मनाया जाता है। और इस बार दोस्तों इसको होस्ट कौन करने वाला है? ये करने वाले हैं कोलंबिया एंड जर्मनी, दोनों संयुक्त रूप से इसको होस्ट करने वाले हैं पर्यावरण दिवस को। तो दोस्तों हमें इससे पर्यावरण से यही शिक्षा मिलती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो पर्यावरण है उसके प्रति जागरूक होना चाहिए, ज़्यादातर पेड़ पौधे लगाना चाहिए, और जितना हो सके उतनी ग्रीनरी हमें फैलानी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 में। हाल ही में कुवैत में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी कुवैत के अंदर भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? तो दोस्तों ये हैं अपने, इसके जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या है? सी है अपना ये कृष्णदेव मजूमदार। ठीक है दोस्तों। तो ये इसका अपना राइट आंसर है। एक्चुअली दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले ही ये है, अब जो अपना ऑप्शन बी है रवीश कुमार, इसको क्या था, इसको अभी फिनलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था।
एक्चुअली दोस्तों क्या है कि जैसे कुछ देशों में क्या होता है, ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, और कुछ देशों में क्या होता है, हाई कमिश्नर होते हैं, उच्चायुक्त होते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है सीबी जॉर्ज। सीबी जॉर्ज को अभी कुवैत का अपना नया राजदूत बनाया गया है, और इससे पहले ये कहाँ के थे, और वर्तमान में ये जो हैं मिस्टर सीबी जॉर्ज, ये है स्विट्जरलैंड में अभी फिलहाल हैं। मतलब स्विट्जरलैंड के जो राजदूत हैं वो ये अभी सीबी जॉर्ज हैं, लेकिन अभी इनको कुवैत का राजदूत बनाया जाएगा। और दोस्तों जो अपना ऑप्शन बी है रवीश, इन्हें कुछ टाइम पहले ही फिनलैंड का राजदूत बनाया गया है। अब दोस्तों कभी आपने नोट किया है, एक होता है राजदूत एम्बेसडर और एक होता है हाई कमिश्नर उच्चायुक्त, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? एक्चुअली दोनों में डिफरेंस ये होता है, जो कॉमनवेल्थ कंट्री हैं वहाँ पे हाई कमीशन नियुक्त किए जाते हैं, और जो कंट्री नॉन कॉमनवेल्थ है वहाँ पे एम्बेसडर नियुक्त किया जाता है। अब बात है नॉन कॉमनवेल्थ और कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ कंट्री वे होती हैं जो कभी मतलब कभी भी अंग्रेज़ों की गुलाम रही हों, अर्थात जो ब्रिटिश है, ब्रिटेन की कभी कॉलोनी रही हो या उनका गुलाम रही हो, तो उन सभी कंट्रियों को कॉमनवेल्थ कंट्री बोलते हैं। और जो कभी अंग्रेज़ों की गुलाम रही नहीं हो उनको नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री बोलते हैं। और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री हैं उनमें एम्बेसडर नियुक्त होते हैं, और जो कॉमनवेल्थ कंट्री है उनमें हाई कमिश्नर नियुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये अच्छे से अब समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अभी आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में बाफ्टा के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं ये बाफ्टा क्या है। एक्चुअली बाफ्टा है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट। एक्चुअली ये जो ब्रिटिश एकेडमी है उसका सबसे बड़ी जो फिल्म को जो जैसे हमारे यहाँ पे जो सेंसर बोर्ड होता है जो फिल्म वगैरह देखता है, तो उसके वहाँ पे भी इस तरह की ये एक एकेडमी है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों? इसका फॉर्मेशन था 1947 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? लंदन के अंदर। और अभी जब अगर हम करंट से इसको रिलेट करें तो ये 73वां बाफ्टा अवार्ड किसे दिया गया था? एक मूवी थी 1917, उसमें इसको दिया गया था। उस मूवी को यह अवार्ड दिया गया था, और इसके डायरेक्टर को थे सैम मेंडर्स। ये इसके डायरेक्टर थे जो मूवी बनी थी। ठीक है दोस्तों, और इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन ए, कृष्णदू मजमदार, ये इसका राइट आंसर है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में किस देश ने 4 चाइनीज एयरलाइंसों पर रोक लगाने का फैसला किया? तो दोस्तों अभी आपको आई थिंक ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि सब इसका राइट आंसर क्या है। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अभी यूएसए ने क्या किया है कि चाइनीज जितनी भी एयरलाइंस है उस पर जो मोटी मोटी इनकी जो 4 एयरलाइंस हो उन पर रोक लगा दिया है। और ये कब से स्टार्ट होगा? ये 16 जून से ही है स्टार्ट। मतलब 16 जून से ना तो कोई अमेरिका की एयरलाइंस वहाँ जाएगी और ना ही चाइना की कोई एयरलाइंस अमेरिका के अंदर आएगी। एक्चुअली अब आप देख रहे हो कि अमेरिका के अंदर पहले अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर था। कुछ टाइम पहले क्या था, 2-3 महीने जब जब से कोरोना नहीं आया था, आई थिंक नवंबर दिसंबर में या जनवरी, हाँ नवंबर दिसंबर तक क्या था कि कभी चाइना यूएसए के माल पे टैरिफ बढ़ा रहा था, ये 100%, 150%, कभी चाइना, कभी यूएसए चाइना के माल पे। तो इस तरह से उनका ट्रेड वॉर चल रहा था, और इस ट्रेड वॉर की वजह से पूरे वर्ल्ड को भी इकोनॉमी में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा था। लेकिन जब से कोरोना वायरस आया है तब से तो अमेरिका बिल्कुल चाइना के अगेंस्ट ही हो गया है हर चीज़ के अंदर। वो तो खुल के चाइना का नाम लेता है कि चाइना ने ही कोरोना वायरस को फैलाया है। उसकी जो वुहान सिटी थी वहाँ पे जो लेबोरेटरी लैब थी उससे ये वायरस लीक हुआ है। यह बनाया हुआ वायरस है, नहीं कि चमगादड़ वगैरह से या इस तरह की कोई चीज़ों से नहीं बना है। तो उसी को देखते अभी ये एक नेक्स्ट स्टेप था यूएसए का। अभी यूएसए ने क्या किया है कि जो भी इसके एयरलाइंस है सबको अभी बंद कर दिया है, कोई भी चीज़ें नहीं आएंगी। और अभी कुछ टाइम पहले यूएसए ने एक और भी प्रस्ताव पास किया था। एक्चुअली उसमें क्या था, उसमें एक्चुअली ये था कि चाइना ने जो G7 कंट्री हैं टोटल, ठीक है दोस्तों, जो G7 कंट्री हैं उनमें एक्चुअली एक प्रस्ताव पास किया था। अभी चाइना ने जो जो भी G7 कंट्री हैं सबके पास क्या किया था, एक प्रस्ताव भेजा था। उस प्रस्ताव में क्या था, उस प्रस्ताव में ये था कि जितनी भी G7 कंट्री है उनके सामने प्रस्ताव भेजा था कि हम इंडिया, रसिया, साउथ अफ्रीका, नहीं साउथ कोरिया, और एक हमारी कंट्री और थी दक्षिण, हाँ,
इनको क्या था कि G7 में शामिल करने के लिए अभी यूएसए ने ये प्रस्ताव भेजा था। बट अभी हुआ क्या था कि यूएसए नहीं, सॉरी, रूस और रूस के अगेंस्ट अभी दो लोगों ने इनमें से उनके अगेंस्ट वोट डाले हैं। मतलब दो लोगों ने आपत्ति जताई है। दो दो मतलब दो कंट्री कौन कौन से थे? ये अपनी दो कंट्री थी। अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई थी उसके हिसाब से ये अपनी दो कंट्री थी, ब्रिटेन एंड फ्रांस। इन दोनों ने क्या है, इस पे आपत्ति जताई है। एक्चुअली ये आपत्ति जताने का मतलब क्या है कि इन दोनों का, रसिया और इनका पहले से कोई डिस्प्यूट चल रहा है। एक्चुअली पहले ये रसिया भी G7 का पार्ट था, बट बाद में क्या है, ये इससे अलग हो गया था। तो उसी को देखते हुए इन लोगों ने इसको मना कर दिया। बट बाकी जो तीन कंट्री हैं उनको इन्होंने क्या है, एक ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने क्या किया है, इसको इसमें शामिल कर लिया है। मतलब उनके अगेंस्ट इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो इसका मतलब क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो इसकी ये मौन स्वीकृति है कि हाँ, वो इसी ग्रुप में शामिल हो सकती है। और ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ऐसा यूएस से इसलिए कर रहा है ताकि वो चाइना को पूरी तरह से मतलब बर्बाद कर दे, और जितने जितने भी जो जो मतलब वर्ल्ड की हाई इकोनॉमिक पावर हैं, सबको वो एक मंच पे ला के इकट्ठा कर दे और चाइना को बिल्कुल अलग थलग कर दे। उसी को लेकर अभी उन्होंने G7 की जो थे ये किया था। ठीक है दोस्तों। और कुछ टाइम पहले ही इन्होंने क्या किया था, एक 10 लोगों का एक समूह भी बनाया था जो क्या करता है, जो 5G पे काम करने के लिए, जो चाइना की हुआई कंपनी वो 5G पे काम करती है। तो इन्होंने क्या किया था, सभी लोगों ने मिलकर जितने भी जो भी टॉप टॉप जैसे जर्मनी हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस और यूके, कनाडा, इस तरह के जितने भी चाहते टॉप टॉपर कंट्री थी, ऑस्ट्रेलिया, सब ने मिलकर क्या था, 5G पे प्लान करने के लिए अपना एक नया सा ग्रुप बनाया था जो इस पे प्लान 5G पे काम करेगा। तो वो भी चाइना के खिलाफ था। और अभी कुछ टाइम पहले क्या किया था, यूएसए ने WHO से भी अपना नाम वापस ले लिया। एक्चुअली पहले WHO का सदस्य था, लेकिन अब वो WHO से भी हट गया था। वो इसलिए कि हट गया था क्योंकि यूएसए ने WHO पे आरोप लगाया था कि वह चाइना का साथ दे रहा है, और वह चाइना की जो भी इंफॉर्मेशन है उनको पब्लिक के सामने और जितने भी देश है उसके सामने बहुत देरी से ला रहा है। और कुछ टाइम पहले ये WHO ने एक्सेप्ट भी किया था कि जो कोरोना वायरस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो 2 हफ्ते लेट से उन्होंने पब्लिश की थी सबके सामने। एक्चुअली चाइना ने उसको देने में देरी कर दी थी। अब तो WHO जाने या चाइना जाने, बट ये तो एक है कि अब WHO का जो धीरे धीरे जो इतनी जो वैल्यू थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब अभी जस्ट यूएसए ने इससे एग्जिट लिया है। इन फ्यूचर अगर कोई दूसरी कंट्री होगी तो वो भी इन फ्यूचर में इससे एग्जिट ले सकती है। अभी ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना पूरा यूएसए और चाइना का जो मैटर था उसको लेके। तो इसका जो अपना राइट ऑप्शन था वो दोस्तों अपना सी। अब आते हैं 10 क्वेश्चन नंबर 10 पे। WHO ने कोविड-19 के इलाज के हाइड्रोक्लोरोक्विन को फिर से शुरू कर लिया है। इसे पिछली बार किस जर्नल के रिसर्च के आधार पर रोक लगाए थे? एक्चुअली दोस्तों, जो अपनी ये हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवा थी, ये जो हम मलेरिया के अंदर यूज करते हैं, एक्चुअली ये है कोरोना वायरस के अंदर बहुत कारगर सिद्ध हो रही थी। पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं करती थी, बस उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इसका रोल था। जो अगर इनिशियल स्टेज में कोई पेशेंट है तो उसको ये जल्दी बहुत जल्दी ठीक कर रही थी। तो इसका भी क्या था, तो इसको लेकर भी कुछ टाइम पहले WHO ने रोक लगा दी थी कि इस पे जो भी ट्रायल होगा वो नहीं होगा। एक्चुअली उसका बेस क्या था, ये जो अपना ऑप्शन ए और बी, ये दो कंपनियां हैं, और इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है डी, ए और बी। लूसेंट जो इसकी एक कंपनी है, लोसेंट, तथा न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, इन दोनों कंपनियों ने एक्चुअली क्या डाटा दिया था WHO को कि जो भी ये दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवा ले रहे हैं उसमें मरने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। बाद में जब क्या है कि किसी जब जब ये जब WHO ने इसके अगेंस्ट सर्कुलर जारी किया, जितनी भी कंट्रियाँ थी सबके सबके पास सर्कुलर गया, तो क्या है कि एक्चुअली जो हाइड्रोक्लोरोक्विन, तो ये हमारे जो इंडिया, इसका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? इंडिया करता है। 80-90% सारा इंडिया ही करता है। इंडिया के अंदर इसका सबसे ज़्यादा हो जाता है। और इंडिया ने क्या किया था, अभी कुछ टाइम पहले मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया को क्या है, ये दवा बहुत ज़्यादा मात्रा में दी थी। और इसका एक बेनिफिट ये था कि अब यहाँ की जो कंपनियां थी उन्होंने इसको और ज़्यादा मात्रा में बनाना शुरू कर दिया था। तो इन दोनों कंपनियों के बेस पे WHO ने इसको बैन कर दिया था। लेकिन जब सभी कंट्रियों ने क्या किया, ब्राज़ील था, ब्राज़ील ने तो WHO को साफ मना कर दिया था कि हम इस दवा का यूज करेंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि सभी देशों कंट्रियों ने क्या इस पे रिसर्च किया,
और जो ये दोनों कंपनियों की जो रिपोर्ट थी इसको टैली किया, क्रॉस चेक किया, तो पाया कि इसमें जो डाटा है वो फेक था। मतलब फेक डाटा था। इस तरह का कोई भी जो मतलब जिन मरीजों पे उन्होंने चेक किया था उस नाम के कोई मरीज थे ही नहीं। मतलब इस तरह का डाटा था जो डब्ल्यूएचओ को दिया गया था। तो जब ये डाटा फेक मिला तो डब्ल्यूएचओ ने दोबारा से इसको मेडिसिन को ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों। अब बात ये हम एक सोचने वाली बात ये है कि जब डब्ल्यू मतलब ये इस तरह की जो एक तरीके से ये है कि भारत के प्रति क्या है, भारत के प्रति एक तरीके से चालबाजी की जा रही है या धोखा किया जा रहा है या उसको मतलब कुछ षड्यंत्र है जो भारत को मतलब एक तरीके से क्या है कि ग्रोथ न करने के लिए। एक्चुअली ये दोनों कंपनियों जो किया है वो शायद या तो किसी थर्ड पर्सन के उसमें किया हो, शायद हो सकता है चाइना ने ऐसा किया कहा हो या कुछ और भी हो सकता है। मोस्टली पॉसिबिलिटी ही हो सकती है, अदरवाइज इनको कोई बेनिफिट तो है नहीं। एक्चुअली ये दोनों क्या है कि ये मेडिसिन जो बनाती है उसकी टॉप कंपनियां हैं ये दोनों। अब दोस्तों ऐसे में डब्ल्यूएचओ कभी मना कर देता है कभी करता है, तो डब्ल्यूएचओ भी ऐसे क्रॉस चेक नहीं करता, तो ऐसे में डब्ल्यूएचओ की जो प्रामाणिकता है उस पर बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। अब जहाँ तक मेरे को लगता है धीरे धीरे डब्ल्यूएचओ का महत्व इतना रहेगा नहीं जितना कि होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।